हेलो ऑल। तो चलिए, अक्टूबर मंथ का विजन आइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो आ चुका है, हो गया है। तो अब ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो समर्थ इनिशिएटिव है हमारा, वो 2.0 अब उसे लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी मेन कोशिश क्या है कि किसी को भी फाइनेंशियल बर्डन के कारण जो अपने प्रिपरेशन जो है आपकी वो नहीं हो पाती है, वो इशू ना हो। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 4999 में प्रीलिम्स, मेंस, आपका करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो जी हाँ, और इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसे लेते हैं तो ये सिर्फ 1 ईयर के लिए नहीं, 2 ईयर के लिए, कि 2025 के साथ साथ 2026 का भी अटेम्प्ट तक ये वैलिड रहेगा। तो ये जो वीडियोस के जो एक्सेस है आपको तब तक रहेंगे। और इसमें एक और चीज खास बात ये है कि ये बैच जो है 2025 के हिसाब से ही चलेगा। प्रीलिम्स जो है आपका, प्रीलिम्स आने के पहले प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे। ओके, उसके सारे सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बूस्ट है कि अदरवाइज क्या होता है कि एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा कहीं और लाखों लगा के पढ़ चुके होते हैं, तो वो उन्हें वहां पर वो फिर डबल से हिम्मत नहीं होती कि हम उतना पैसा लगा पाए। कुछ जो है वो अपने ऑफिस के साथ पढ़ रहे हैं, कुछ गांव से पढ़ रहे हैं, उतने फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं कि वो अलग से कहीं करंट अफेयर्स पढ़ें, फिर वो कहीं से आपका प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर मेंस की करें, फिर कहीं से टेस्ट सीरीज लें। तो सब कुछ यहाँ पे एक साथ ही दे दिया गया है सिर्फ 4999 में। और ये जैसे ही आप लेते हैं, ये 1 ईयर की जगह अब 2 ईयर्स वैलिडिटी के साथ आपको आएगा, ताकि कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। साथ में मेंटरशिप रहेगी। आपके पास जो है गूगल फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में रहेगा, वहां पे व्हाट्सएप नंबर है, जी हाँ, वो मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है। वहां से डायरेक्ट आप मेंटरशिप के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप लाखों स्टूडेंट के भीड़ में नहीं है। हम जो है एक बैच में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखते हैं। इसके बाद वो बैच क्लोज कर दी जाती है। ओके, उसके बाद जो बैच क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि हमारा एक ये मोटिव है कि जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, तो ये एक स्मॉल अमाउंट के साथ वो आए और वो सब कुछ कवर अप हो जाए। यहाँ पे उनकी ये परेशानी ना हो कि हम कैसे क्या करेंगे, किसी किसी सब्जेक्ट के लिए कहीं और जा रहे हैं, कहीं और फिर ये कर रहे हैं और कवर हो नहीं पा रहा है, कहीं मेंटरशिप नहीं मिल रही है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं आपके यहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर? इसके बाद भी जो है मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा कि आपको ये और कॉन्फिडेंस आए इस बैच के बारे में। तो ये हमारा बैच है जहाँ पे काफी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि एस्पिरेंट्स जो हैं अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। कोई बीए है, 2021 में पास आउट है, कोई 2019 में है, कुछ 12th वाले हैं, कुछ बीटेक कर चुके हैं 2018 में। तो आपको ये अलग अलग जो सिनेरियोज है यहाँ पे आपको दिखाए देंगे कि बीटेक वाले भी जो है आपको यहाँ पे भी इंटेक्स जो है इनके ज्यादा दिखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है कि वो ज्यादा इंजीनियर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां जो अच्छा पढ़ा रहा है वहां पे हम तुरंत रजिस्टर हो जाए और वहां से सीखिए और बन जाए। क्लियर? तो अब ये चीज देख सकते हैं कि इंजीनियर्स भी जो है, एमबीए ग्रेजुएट्स, नॉर्मल ग्रेजुएट्स जो एमए संस्कृत से किए हैं, वो सब हर एक कोई जो है यहाँ पे अलग अलग फील्ड से यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और हर कोई यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, उसके हमारे साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिर्फ ये नहीं है कि हम जीएस पे ध्यान दे रहे हैं, हम करंट अफेयर्स पे दे रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, हम आपको रूटीन बना के दे रहे हैं कि कब कौन से वीडियोस आएंगे, क्या आएंगे, किस तरीके से पढ़ना है। प्रॉपर मेंटरशिप यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, साथ ही साथ जो सी सेट भी एक बड़ा हर्डल है, तो सी सेट के भी यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह कराए जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि ना फ्रेंड्स के थ्रू रेफरेंस भी दिया जा रहा है, यहाँ पे ज्वाइन करें। वो खुद तो ज्वाइन है ही, साथ में रेफरेंस भी दिया गया है। तो ये इस तरीके से जो है काफी यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं। क्लियर? तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें और ये ज्वाइन कर लें। और बाकी जो हमारी प्रिपरेशन है वो तो चल ही रही है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं अक्टूबर, आज 15 तारीख है, 14 के नाइट में ये वीडियो आया है, पीडीएफ आया है आपके लिए। अभी ये वीडियो अभी से ही रेडी होना चालू हो गया। तो इसके लिए अर्ली एक्सेस मिल जाता है अलग से ड्राइव पे, जो यहाँ पे हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्हें वीडियोस का। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे आपके बेनिफिट्स भी है। और मेन ये है कि वो उस लेवल से प्रिपरेशन हो रही है। टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बैचेस में तो ये प्रॉपर दिया ही जाएगा।
तो आपको सोचना नहीं है, सिर्फ इस फीस पे अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है, देन व्हाई नॉट। और कोई चैलेंजेस है या कुछ है तो भी आप व्हाट्सएप पे सीधे जो है हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, ये पेड ग्रुप्स के लिए, व्हाट्सएप पे भी, ताकि मेंटरशिप आपको दी जाए। सिर्फ पढ़ा देने से कुछ नहीं होता कि पढ़ा दिया अब आप सब समझ पा रहे हैं, नहीं आपके हर्डल्स क्या हैं बहुत सारे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आप जैसे ही वो बैच ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वहां पर लगभग 8 to 10 करंट अफेयर्स रिलेटेड, जो आपको पास्ट में रिवीजन कैसे करना है वो वीडियोस हुआ करेंगे। इसके बाद जो है आपके कुछ मेंस हुआ करेंगे। देखिए फरवरी से एकदम रिग्रेस हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेंस के रहा करेंगे, साथ में आपके जो है सी सेट से लेके, अगर मान लीजिए आपका पॉलिटी पॉलिटी पे अभी पढ़ाया गया तो फिर पॉलिटी पे टेस्ट लिया जाएगा, वो पॉलिटी के टेस्ट वाले वीडियोस भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो सब कुछ एक हॉलिस्टिक वे में चलेगा, ताकि आप डेली बेसिस पे जो है यहाँ पर अब बिजी हो जाएं, और प्रीलिम्स आते आते तक आपके सारे सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री है तो आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी है कंप्लीट। और हाँ, साथ ही साथ में ये बैच ज्वाइन करने पे जो स्टैंडर्ड बुक्स है पीडीएफ, लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि हमारा अगेन सेम मोटिव है कि हर कोई बच्चा पढ़ पाए, कोई प्रॉब्लम उन्हें ना आए। ओके, विदाउट प्रॉब्लम वो सब कुछ यहाँ पर चीजें करते चले जाए। सिर्फ ये नहीं है ना कि तो हर एक तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स देना हो, चाहे आपको देखिए स्टैंडर्ड मैगजीन्स पढ़ानी हो, आपका टेस्ट लेना हो, आपके मेंटरशिप, ये यहाँ पे इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये काफी आप सबसे प्यार मिला है, इतनी ज्यादा लोगों ने पिछले 3-4 महीने से जो हमारी बैचेस हमने स्टार्ट की है इस साल से, काफी लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। दे आर सेइंग कि नहीं सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी टीम काफी अच्छा एफर्ट डाल रही है। और साथ ही साथ जो लेक्चर्स होंगे उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, लेक्चर वाइज पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, तो आपके नोट्स भी प्रॉपर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक कोचिंग की तरह प्रॉपर हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएटेड है। आपको लिंक आएगी, वहां से आपको एक्सेस करना है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जो वीडियोस होते हैं ना, वो यूट्यूब पे नहीं होता है। ओके, तो ये अलग चलते हैं। वो आपको लिंक के थ्रू कल अभी कुछ 2-3 महीने में उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट बन जाएगी, वो आपको वहां से हो सकता है ये चीजें मिले, तो उस पर भी अब वर्क चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और आपके कहाँ लिंक है, कमेंट सेक्शन में। और पेमेंट की इंफॉर्मेशन, कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सब गूगल फॉर्म में दिया हुआ है। फिर भी कोई भी इशू आप सीधे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये देखा है, ऐसा ऐसा है, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ क्वेरीज हो आप सब कुछ सामने से आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब पहला जो यहाँ पर आर्टिकल है, ये बात कर रहा है जन योजना अभियान। तो जन योजना अभियान से समझ में आ गया आपको कि जन यानी लोग, आप और मैं, हम सब जो लोग हैं। तो यही यहाँ पे बात चली पीपुल्स प्लान कैंपेन। अभियान क्या होता है, कैंपेन। योजना क्या होता है, प्लान। जन यानी लोग, तो पीपुल्स प्लान कैंपेन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर 2025-26। तो इस समय के लिए क्या है, ये प्लान किया गया जन योजना अभियान। अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा किया गया। अब आप पूछ लेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, और आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, किसने किया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब क्यों ये जो योजना अभियान है वो क्यों लाई गई है, या फिर उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। देखिए, टू एक्सेलरेट पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन की बात आई, लोग की बात आई, लोग ही पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा करें इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान। जो पंचायत के डेवलपमेंट प्लान है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इनपुट्स दें, ताकि वो और बेहतर हो सके, इसलिए किया गया है। रोल्ड आउट एज सबकी योजना सबका विकास, ताकि अब देखिए सारे लोग अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपना इनपुट देंगे, तो इससे क्या होगा भाई, वो सबकी योजना सबका विकास की तरह यहाँ पे ये चीज निकल के आएगी। जैसे कि आप सब जब बैचेस में कहते हैं कि सर इस तरीके से अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट्स हो जाए बेटर है, ऐसे सर कुछ चेंजेस आप कर पाए तो अच्छा रहेगा, बाकी में मजा बहुत आ रहा है, वो जो चेंजेस होते हैं वो सबके लिए इफेक्टिव हो जाते हैं, काम के होते हैं। तो इससे हम यहाँ पर ये चीजें की जा रही है कि अब ये जो है सबकी योजना सबका विकास का मोटिव लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि जब सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने हिसाब से बोलेंगे ना, ये हो तो बेहतर है, ये हो तो बेहतर है, तो वो सबके लिए हो गया। सारे इनपुट्स लिए जा रहे हैं पॉलिसी बनाने के पहले।
तो जैसे यहाँ पे जैसे हमें कहा गया था कि सर प्रीलिम्स करवा रहे हैं, इट्स ओके, मेंस अगर टेस्ट सीरीज हो जाए, इसके बाद जैसे कि ये आप विजन से पढ़ा रहे हैं, तो हमें अब एक बार डे टू डे दे दिया कर, इस दिन आप ये कंप्लीट करो, अब रिवीजन का टाइम आ गया है, तो ये 2-3 महीने पुराने ये करो, तो उसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड। तो इससे क्या होगा सर कि हम एक प्रॉपर स्केड्यूल में बंधे रहेंगे और हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो वो बैच में वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। फिर अब बात आई सर वैलिडिटी की, सर इस साल ले लिया है, बट अगले साल के लिए भी अगर रहे तो बेटर है, क्योंकि हम प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, फिर अगले साल का भी तो देंगे ही ना। तो सर रिक्वेस्ट है आपसे कि वैलिडिटी प्लीज 2 साल कर दे, कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े। वो सब आपके लिए कर दिया है। तो जितने ये सब इनपुट्स आते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा ये मोटिव ही आप सबकी बेहतरी। ओके, ठीक है। तो ये सब समझ में आया। सेम यहाँ पे है गवर्नमेंट की, कि भाई आप सबकी पंचायत की बेहतरी हो, वहां के रहने वाले लोगों की बेहतरी हो, इसलिए जो है अभियान लाया गया है। इम्प्लीमेंटेशन पे देखिए 3 टियर पंचायती राज है। अब हमारा हमें भी पता है हमारा क्या है, 3 टियर सिस्टम है म्यूनिसिपलिटी और पंचायती राज आने के बाद, तो ये कि यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। बाकी क्या है, सेंटर और स्टेट इस तरीके से ही रहता है, बट पंचायती 3 टियर सिस्टम जो है सिर्फ इंडिया में आपको ये यूनिक दिखेगा। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि याद रखना कि इंडिया में ये चीज यूनिक है, बाकी ऐसा कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये 2 टियर सिस्टम ही जनरली रहता है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की भी यहाँ बात की गई कि हर जगह इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, यूथ तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, जो एल्डरली है 75 साल से जिनकी ज्यादा एज है, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे जन अभियान में। ठीक है, जन योजना अभियान में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75 प्लस ही नहीं, काफी एज हो जाती है, 16 नहीं 75 प्लस, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हर किसी की यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू भी बताई गई है, कि उनका एक्सपीरियंस भी काम आएगा, तो वो किस हिसाब से और गांव को और बेहतर बनाया जा सके, पंचायत को बेहतर बनाया जा सके, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा जो है 15,000 स्टूडेंट्स जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं, ताकि वो भी वहां पे जाए, लोगों से इनपुट लें और पॉलिसीज बनाने में हेल्प करें। ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी यहाँ पर करें। इसके बाद ये अप्रूव्ड जीपीडीपी टू पब्लिश्ड ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड भी किया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी। क्लियर। अब देखते हैं आर्टिकल 40 क्या बात करता है, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड इंडोइंग देम विथ सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ये काम कर सके। तो भाई वही यहाँ पे देखिए, ये डीपीएसपी है, तो जो डीपीएसपी होता है, ये जरूरी नहीं है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो ही हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, इसलिए डीपीएससी एसपी में होता है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉज है। क्लियर। उसके लिए जो है हम, अगर नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी में हम नहीं जा सकते, ये आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, करेंगे, तो भाई डेमोक्रेसी क्या यूनिट लेवल पे चली गई। अब जब यूनिट लेवल पे डेमोक्रेसी चली गई, तो हम कह सकते हैं ना कि ये फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसने भी क्या किया, लेजिटिमेट किया कि जो सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हाँ भी ये कानूनी तौर पे भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसे लेजिटिमेट कर दिया। एक होता है अच्छा सोचना, कि प्रतीक सर सोच रहे हैं कि आपके लिए एक बैच लाएंगे जिसमें प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मेट ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब सब पढ़ाया जाएगा, सबके पीडीएफ्स होंगे, मेंस आंसर राइटिंग भी कैसे करना सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया तो जाएगा। लगेगा ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कुछ किया ना जाए और बस एक नॉर्मली जो है बस करंट अफेयर्स पढ़ा के रह जाए। देखिए सिर्फ करंट अफेयर्स से तो एग्जाम निकलेगा नहीं। अब यकीन मानिए सिर्फ प्रीलिम्स से भी एग्जाम नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स तो बस किसके लिए होता है, क्वालिफाई के लिए। तो मेंस भी आना चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग जितने जल्दी सीखे, वो हर एक चीज जो है जब आप करोगे, तो उससे हो गया कि वो लेजिटिमाइट कर दिया गया है। बैच है, अब आपके पास रेपोजिटरीज भी हैं, आपको एक्सेस मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, तो अब ये लेजिटिमाइट हो गया। ओके, जैसे कि 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, तो जैसे अब हमारा सारथी बैच और सारथी बैच जो 2.0 आया है, वो इसने भी क्या इसे लेजिटिमेट कर दिया है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको ये इवॉल्विंग प्रोसेस सोच के चलना है कि भाई ये सब चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। एक होता है बात करना कि सारे लोगों को जो है गांव के ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन भाई कुछ सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। अब यहाँ है ना पंचायती सिस्टम है, म्यूनिसिपलिटी सिस्टम है, सारे सिस्टम्स बने हुए हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है कि भाई ई ग्राम स्वराज पोर्टल हर एक चीज है वहां पे, अब ये करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, जिसे कहा ना ये पोर्टल पे चीज डाल देंगे। तो जैसे भी हम कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे नहीं होगा, उसके लिए अलग से लिंक होगी, अलग पोर्टल आपके लिए फिर तैयार भी किया जाएगा आगे आगे जाके। तो ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। बाकी वो वीडियो आप एक बार सुने, 100 बार सुने, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेस जो है आपके ईमेल के, जीमेल के हिसाब से मिल जाएगी। चलिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। जो भी स्टेक होल्डर्स है, आइदर इट्स मेन वुमेन, ओके, ओल्ड एज के हो चाहे जो भी हो, तो वो उनका पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वही सबको जो स्टेक होल्डर से बोला है, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज लाइकली टू अफेक्ट देयर लाइफ। क्लियर? बस यहां पर ये सबके इर्द गिर्द ये पूरा बात चल रही है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन एज अ राइट, जिसे राइट टू वोट राइट है। पार्टिसिपेशन एज अ प्रोसेस, जैसे सोशल ऑडिट करें हम मनरेगा का कि भाई ढंग से काम चल रहा है कि नहीं, मनरेगा में लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जितना गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, सही तरीके से इन्वायरमेंट में काम कराया जा रहा है कि इसका सोशल ऑडिट हो जाए। पार्टिसिपेशन एज एन एंड, मतलब एफर्मेटिव एक्शन फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन, इनके लिए जो है मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसके लिए क्या क्या एफर्मेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। ओके, जैसे कि एक्सेस टू पावर रिसोर्स टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट। अब जैसे कि बात की जाए माई गवर्नमेंट साथी 2.0 इनिशिएटिव, लगेगा आपको कि वही है सारथी, जो हमारा इनिशिएटिव ये साथी है इन द गवर्नेंस एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। है ना? तो ये जो भी हम प्रोसेस करते हैं अभी लर्निंग के आउटकम से करते हैं। क्यों कहा जाता है कि अभी बस सिविल सर्विस की तैयारी कर लीजिए, यू विल हैव एम्पल ऑफ नॉलेज, और अब आपके पास इतना नॉलेज होगा, आप एक सोसाइटी में एक सभ्य इंसान बन जाएंगे और आप सोसाइटी का बेटर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये बैच चल रही है, हर कोई पढ़ पा रहा है, ऑब्वियसली बात है नेशन बिल्डिंग के लिए भी काम कर रहा है। हर किसी के पास अब नॉलेज है, हर कुछ कोई आगे जाके अच्छा ही करेगा, इंस्टीड ऑफ जस्ट रील ऐसे ही यूट्यूब पे देखना और आपके बाकी जगह देखना से अच्छा, या गेमिंग ये सब पे अनफॉर्चुनेटली जो हम खर्च करते हैं मूवीज और ये वो सब के बजाय जो हम यहाँ पर पढ़े, ये जो हमारा भी एज है, एक एज ग्रुप जो होता है ना पढ़ने का, वहां पे अगर ये सब प्रॉपर वे में करें तो ये नेशन बिल्डिंग में भी काम आता है। ठीक है? तो एजुकेशन से इंपॉर्टेंट कुछ और है ही नहीं, और कोई एज ही नहीं होती। आपने भी देखा होगा वहां पे दिखाया है, 12th वाले भी हैं जो 2015-16 में इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इससे आपको समझ में आ रहा होगा हेल्पफुल है जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। नाम यूपीएससी अगर हमने बोल दिया तो इट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपी पीसीएस बोल देंगे पीएससी तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इट्स अ पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली। अब आपके वो स्टेट पे है कि बीपीएससी है तो हल्का सा वहां पे आपको हल्का आपके लिए बिहार स्पेशल पढ़ लेना होगा, लेकिन बाकी चीजें जो होती है चेंज नहीं होगी ना। स्पेक्ट्रम पढ़ना ही है, एनसीईआरटीज पढ़ना ही है, इसके बाद जो है लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर अप चल रही है। अब ये चैलेंजेस इन पीपुल्स पार्टिसिपेशन, अब ये देखिए जॉब ये आपका जो पॉलिटी होता है लॉ और कुछ उसी पे सोच के बनाने वाला काम होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर देते हैं इतना ज्यादा कि भाई बैच पे देखिए वो जो चल रहा है। रीजन ये होता है इंटरकनेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग, और आप भी कुछ जब स्टार्ट करते हो तो कोई पॉलिसी लेके आते हो, ऐसा होगा इसमें ये होगा वो होगा। अब जो पॉलिसी जब आप ला रहे हो तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, हर जगह चैलेंजेस आएंगे। ठीक है? जैसे कि अब हमारे पास क्या चैलेंजेस होगा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बहुत एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर सके, क्योंकि हमें स्टूडेंट का भी कॉस्ट रखना है कि फीस जो है हम इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। वरना अब लाखों फीस होती है, फिर होर्डिंग्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो ये सब जो चीज है आपने देखा होगा, फिजिक्स वाला 1300 करोड़ के लॉस में गया है। कितना एडवर्टाइजमेंट कर करके आप सबको खींच के ला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टीचिंग जो होती है वो मेडियोकर हो जाती है। मेन बस फोकस होता है रेवेन्यू जनरेशन पे। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पे कोचिंग कर चुके हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पे, आई वोंट टेक द नेम। तो वो यहाँ पे भी हमारे पास रजिस्टर है कि सर आपके पास शांति से ऑन प्रॉपर नोट ये चीजें हो रही हैं। तो जो हमारी टीम भी वही क्वालिटी नोट्स यहाँ पर दे रही है, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग्स पे काम कर चुके हैं, वो यहाँ पे सीधे जो है कंटेंट वगैरह हमें दे रहे हैं, हमारी टीम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है
ताकि ये एक होलिस्टिक वे में चीजें चल पा। यहाँ सस्ता देखिए, ये भी 5 शहर में होने का एक रीजन सिर्फ हमारा नहीं है, ये आप सबका भी रीजन है, क्योंकि आप सब रिमोटली इसे देख रहे हैं। अगर वही मानिए, इसके लिए अगर एक रूम रखना पड़ता, वहां पे होर्डिंग्स होती, वहां हम पढ़ाते, फिर वो जगह का रेंट देना पड़ता, ये सब चीजों का खर्चा बच जाता है, तो जिसके कारण आपके पास इतनी कम फी में ये सब कुछ पहुंच रहा है। रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ भी सब शेयर करते रहें। बाकी एटलीस्ट यूट्यूब चैनल तो शेयर कर ही दें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी फ्री इनिशिएटिव्स है वो तो वहां पे आपको मिलते ही रहे। वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो वही वही बात है कि पॉलिसी इंटीग्रेशन अच्छे से होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, बिहेवियर चेंज भी करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि जो है ग्रामीण लेवल पे चीजें और बेहतर हो सके। अब सेकेंड आर्टिकल जो है ये फ्री लीगल एड। अब इसको मैं समझाता हूँ नॉर्मल वे में। देखिए बात क्या होती है ना, अब किसी पे मानिए केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो। ओके, क्रिमिनल केस जो होता है जिसमें किसी की जान का खतरा होता है, किसी की जान गई होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर ए काइंड ऑफ, वो क्रिमिनल में आता है। और जो सिविल केस होते हैं अक्सर वो आपकी जमीन या फिर कुछ इस तरीके के मुठभेड़ होते हैं, उसमें ये आते हैं कि आपको कहीं प्रॉपर्टी का इशू है, कुछ और ऐसे इश्यूज है, फाइनेंशियल और अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं, तो वो आपके इसमें आएंगे। अब बट बात ये है कि आप पे कोई केस तो आ गया, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है ना, जहां पे आप उतना पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको फिर फ्री ही फिर एड अगर मिले तो ही आप आपके आपके लिए वो ठीक है, अदरवाइज जो है आपके लिए कोई केस भी नहीं लड़ेगा लॉयर। तो इसके लिए फ्री लीगल एड दिया गया है कि जो लॉयर है आपके लिए कम से कम फ्री में, आपके लिए फ्री में लड़ेगा, गवर्नमेंट उसे पैसा देगी। अब इसके भी अलग अलग चैलेंजेस है कि भाई गवर्नमेंट जो उनको पैसा देती है वो भी बहुत कम देती है, तो उससे अच्छा उन्हें लगता है कि कोई प्राइवेट वाला ही दे रहा हो तो हम उसका क्यों ना केस लड़े। ओके, बट ये फ्री लीगल एड आया कहां से? ये जो आया, इशू डायरेक्शन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट्स। अब बात ये आई कि जो भी प्रिजन में है, अब कैदी तो हो गए, लेकिन जरूरी नहीं होता ना, अंडर ट्रायल्स भी हो सकते हो। अंडर ट्रायल है या फिर उनको आगे जाके जो है, आप देखते होंगे अगर फांसी तक भी होती है सजा, तो एक बार फिर से अपील करने का ये दी गई है कि अगर हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट भी अपील होगी, फिर वहां से लगे तो प्रेसिडेंट तक अपील जाता है। अपील करेगा कौन? लॉयर करेगा। अब लॉयर ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए फिर ये चीज लाई गई कि फ्री लीगल एड दिया जाएगा। ओके, फ्री लीगल एड जो है ये दिया जाएगा। इसमें अब देखिए किस तरीके से फ्री लीगल एड निकल के आया। एक तो ये आर्टिकल 21 के अंडर में है लीगल एड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्रीलिम्स में सीधे पूछ देगा। या ये आपका फंडामेंटल राइट्स में है क्या? जी हाँ है। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये है यहाँ पर कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है, तो प्रोसीजर में प्रॉपरली दिया गया है कि भाई आपकी भी कोई बात रखेगा, आपकी अगेंस्ट में कोई है तो आपके फेवर में भी कोई होगा आपकी बात रखने के लिए। तो वो ऐसे जो लोग हैं उसके लिए ये सब केसेस आए थे। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एमएच हॉस्कॉट, उसमें था स्टैब्लिश द राइट ऑफ प्रिजनर टू फ्री लीगल असिस्टेंट अंडर आर्टिकल 21। ये कि आर्टिकल 21 के अंडर जो है फ्री असिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद जो स्टेट ऑफ बिहार और हुसैन आरा खातून, ये क्या है? हेल्ड दैट एवरी प्रिजनर हैज अ फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो ट्रायल भी थोड़ा जल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि अब लॉयर मिलेगा 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, ऐसा नहीं, स्पीडी ट्रायल थोड़ा होना चाहिए। खात्री एंड अदर्स, वी स्टेट ऑफ बिहार हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एड इन प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ प्रिजनर्स। तो जो मेरे नाना जी हैं वो भी गवर्नमेंट लॉयर कुछ टाइम के लिए थे, है ना। प्राइवेट प्रैक्टिस ही होता है, गवर्नमेंट लॉयर का मतलब जो ये इनके लिए हायर कर लिए जाते हैं कि फ्री लीगल एड दे, या फिर गवर्नमेंट्स के अलग अलग केसेस होते हैं। बहुत बार केस होता है ना कि गवर्नमेंट ने गलत किया तो उन पे केस है, तो ये सब जो चीजें की जाती है, तो लॉ एंड इसका जो है उनसे मुझे काफी आइडिया मिला, बचपन से हमेशा उनके साथ रहा, बात करते रहा। आज भले वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे बीच में, लेकिन एक वो एक कनेक्शन रहता है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि हर किसी से कनेक्ट रहे। अब ये ना एक आपको लगेगा कि बस मैं आज पढ़ लूं, आज ये कर लूं, इट्स गुड, आप करें, मेहनत करें, लेकिन फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहे। यही मेमोरीज होती है, यही सब कुछ होता है जो आपके
आगे लेके जाते हैं। तो ये केसेस वगैरह है, देखिए इतने केसेस अगर हम पढ़ रहे हैं, अब सोचिए मुझे लाइव कितना इन्फॉर्मेशन और कितनी नॉलेज मिली होगी जब मैं भी गर्मी छुट्टी में जाता था, नाना से बात करता, जो भी प्रोफाइल में है, देखो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप खेती के बारे में उनसे जानिए, वो कुछ और कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर वो मनरेगा में भी जो छोटे लेवल पे भी रहे हो, तो वो भी अब सोचिए फिजिकली इतने टफ कैसे है, इतने मजबूत कैसे हैं। तो वो भी फिटनेस अगर हमारे अंदर आ जाए तो क्या बात होगी। तो हर एक चीज जो है, इसलिए बड़ों से जो है हमेशा बात करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंडर में 39A में भी है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहां भी कहा गया है कि भाई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होना चाहिए, इंसर्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर। तो इसमें जो है यहाँ पे फ्री में लॉयर्स वगैरह जो है दिए जाएंगे, लीगल एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग, है ना, मेडिएशन, कभी दो लोगों के बीच में मेडिएशन करना हो, नेगोशिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसके लिए जो है लीगल एड दिया जाएगा। क्लियर। तो उसी पे जो है ये आर्टिकल है। अब ये जो है स्टेचुअरी प्रोविजन है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये कब आया फोर्स में, 1995 में, टू कंस्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये जो नहीं जो है, फ्री एंड कंपिटेंट लीगल, ऐसा नहीं कि ऐसे चलेगा भाई, कंपिटेंट होने चाहिए आप लीगल, उसके लिए आपको वीकर सेक्शन को देना है। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम, अभी जो सेक्शन 341 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें क्या कहा गया है, लीगल एड टू एक्यूज्ड at state expense in certain cases where the accused lacks the mean of legal engagement। उनका पैसा नहीं तो स्टेट एक्सपेंस पे जाएगा ना, तो गवर्नमेंट खर्चा देगी इसका। क्लियर। इसका जो खर्चा है गवर्नमेंट देगी। अब ये देखेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नालसा है। अब ये नालसा क्या है, यहाँ पे आपको ये पहले समझना है। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी क्या होती है, अगेन अब आपको आ जाएगा कि कहीं कहीं आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा होगा कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर कहेगा कि दिस इज स्टैच्यूरी बॉडी। अब आपको समझ में आएगा ही नहीं कि भाई क्या क्या मारना है, क्या नहीं मारना है। तो देखिए, जो भी एक्ट के थ्रू बनता है, कानून के थ्रू बनता है, वो स्टैच्यूरी बॉडी होगी। ठीक है। वो क्या होती है, आपकी स्टैच्यूरी बॉडी होती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, एक्ट आ गया 1987 के द्वारा ये बना है नालसा, तो ये क्या हो गया, स्टैच्यूरी बॉडी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है, जो संविधान में लिखा हुआ है, जैसे यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है, स्टेट पीसीएस लिखा हुआ है, ओके, गवर्नर के बारे में लिखा है, बाकी सब के बारे में लिखा है, तो वो सब क्या है, वो हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए। लेकिन जो कोई कानून पास किया और उस कानून के इससे बना, वो हो गया स्टैच्यूरी बॉडी। समझ रहे हैं? वो हो गया स्टैच्यूरी बॉडी। क्लियर। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, जो शुरू शुरू में पढ़ते उन्हें समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता, हमें भी डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे, तो जो रिगरस इतनी मेहनत की है, वहां से ये चीजें निकल के आई हैं, तो आप सबके लिए जो कि यहाँ पर ये फ्रूटफुल हो पा रहा है। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या है नालसा का, कि फॉर्मुलेट करे पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस एंड फ्रेम इफेक्टिव स्कीम्स फॉर लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटीज। ओके। इसके बाद ऑर्गेनाइज करे लोक अदालत। अब एलिजिबिलिटी देखा जाए, फ्री लीगल एड किसको दिया जाए, अगर वुमेन है, चिल्ड्रन है, तो दिया जा सकता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से है तो दिया जा सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है तो भी मिलेगा, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट तो मिलेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो भी मिलेगा, पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम और इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, उनको भी मिलेगा, जिनके एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है उनको भी मिलेगा। स्टेट चाहे तो ये लिमिट बढ़ा सकता है कि भाई 2 लाख कर दे, 5 लाख कर दे, कि हम उनको सहायता करेंगे, बट 1 लाख तक वालों को तो मिलेगा। इसके बाद विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग और बेगर्स, इन सबको भी मिलेगा, इनके लिए भी कोई लड़ने वाला होना चाहिए, तो इनके लिए भी मिलेगा। ओके। सुप्रीम कोर्ट जो है लीगल सर्विस कमेटी, उसने लिमिट किया हुआ है 5 लाख रुपीज तक, मतलब हायर अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा किसी की सैलरी है, अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूं, मेरी सैलरी साल की 5 लाख से ज्यादा, तो मुझे नहीं मिलेगा। ओके। ये चीज समझ में आ गई आपको।
ये लिमिट है, अदरवाइज वो 1 लाख के लिए किसी स्टेट को हो सकता है 5 लाख हो। पर ये नहीं है कि गवर्नमेंट बोल देगी हम सबको ही देंगे, भाई इतना पैसा भी कहाँ से लाओगे? फ्री वाइब से बांटना सही नहीं होता। ठीक है, तो एक लिमिट यहाँ पर लगा के रखी हुई है। तो ये सब आपको सीधे प्रीलिम से पूछ लेगा कि भाई किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेचुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, लोक अदालत को भी क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब इश्यू क्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को ही नहीं पता है कि अच्छा फ्री में लॉयर मिलते हैं, अरे अभी पता चला ये तो। ठीक है। और पुअर क्वालिटी ऑफ लीगल एड, वो भी उतने अच्छे से नहीं देते, उनको लगता है कि कहीं प्राइवेट में ज्यादा मिल रहा है, कहाँ फंस गए, जल्दी जल्दी निपटारा करो, अब गवर्नमेंट ने फाउंडेशन लगा दिए तो ये कुछ रीजंस होता है। फिर इनसफिशियंट फंडिंग एंड रिसोर्सेज ड्यू टू लिमिटेड बजट फॉर लीगल एड पे वैसे ही बजट बहुत कम है, आप देख सकते हैं रिसर्च पे, अभी हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, आपके प्रीवियस मंथ के, कि हम रिसर्च पे काफी कम 0.6 0.7% जीडीपी कर पाते थे, इसमें तो वो भी हम नहीं करते, उतना भी खर्च नहीं करते। ये कंसर्न है, डिले है, इनएफिशिएंट डिलीवरी है, बैरियर्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, दूरी पे है इतना कि अब कोर्ट भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो बहुत अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। कहाँ से इतने दूर आएंगे, चलो आपको लॉयर तो दे दिया, बाकी उसके भाग कहाँ से ढूंढोगे, क्या करोगे, कितना खर्चा उसमें भी हो जाता है इंसान का, है कि नहीं? तो ये समझने वाली यहाँ पर बात है कि भाई ये कंसर्न्स है, तो इसको कैसे ओवरकम करें, क्या करें, वो देखा जाएगा। अब गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात करें, तो डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, दिशा स्कीम, टू स्ट्रेंथन प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म। तो प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म जो है, उसमें दिशा स्कीम, टेली लॉ टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ लीगल एडवाइस थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉयर। लॉयर के थ्रू ही जो है, आप एक्सपर्ट पैनल के थ्रू यहाँ पर टेली लॉ, टेली के द्वारा दूर से ही जो है सब कुछ दे दिया जाएगा। आजकल आप कभी तो यूट्यूब पे भी देखते होंगे ना कि केस के बारे में सब वहां पे दिखाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिखाई जा रही है, कैसे होता है, क्या होता है। तो वो उससे भी काफी कुछ हेल्प भी मिलती है। लोक अदालत, वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, वेयर डिस्प्यूट्स या केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेट आर सेटल्ड। तो प्री लिटिगेशन या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड एमिकेबली, फ्रेंडली अगर कुछ हो गया कि चलो यार ठीक है हम यहाँ तक पहुंच गए, हमारा सेटलमेंट हो गया प्री लिटिगेशन स्टेज पे, तो वहां पे लोक अदालत जो है यहाँ पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म के थ्रू आता है। देयर इज नो कोर्ट फी पेएबल व्हेन अ मैटर इज फाइल्ड इन लोक अदालत। तो कोर्ट की फीस वीस भी देने की जरूरत नहीं है अगर हम लोक अदालत के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए किया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा, एक सिंपल सी बात है। आपको भी अगर बैच हम ये ज्वाइन करना है सर, ठीक है, अगर ये आपको हमारा जो है समर्थ बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो ये विजन के मैगजीन्स जो है यहाँ पे फ्री रखे हुए हैं। ओके, तो अब इससे क्या होगा, आप देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, इसके थ्रू अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि विजन भी मिल रहा है और साथ में बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो वो कुछ ना कुछ एक दिया जाता है कि भाई फी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे आप ये सब्सक्राइब करके जो जो चीजें आ रही है वो आती रहेंगी। बट यहाँ डिले हो या कुछ और इशू हो बैचेस में जो है वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बिकॉज इफ समवन इज टेकिंग अ पेनी फ्रॉम यू तो उसे आपको जो है देना है, और ऑब्वियस ही बात है जहाँ उम्मीदें होती हैं तो वहां और अच्छे से डिलीवर करना जरूरी है, क्योंकि कॉमर्शलाइज वे में नहीं हम कर रहे हैं, है ना? तो वे फॉरवर्ड में देखिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, अवेयरनेस जनरेशन, कि जैसे हक हमारा भी तो है कि भाई हमारे लिए कोई आवाज उठाए, हमारी बात रखे। तो ये है @75 कैंपेन, हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन। 75 साल जो हो गए उसी पे यहाँ पे लाया था अवेयरनेस की, हक हमारा भी तो है। जैसे कि आप सब कह सकते हैं ना कि यूपीएससी प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, भाई जो लाखों फी दे रहे हैं, दिल्ली जा पा रहा है वही कर रहे हैं, लेकिन हक हमारा भी तो है, हमें भी तो पढ़ना है, तो कोई तो वो हक दिला है। तो बस यही कोशिश हमारी है यहाँ पर कि आप सब इसमें अच्छे से कर जाए, और आप सब खुद पढ़िएगा तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है, साथ साथ में खुद भी मेहनत करते रहिएगा, आपके सारे सपने जो यहाँ पर साकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005, ये एज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अप्रोचेज इट्स 20th एनिवर्सरी इन 2025। ठीक है, तो जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है 2025 में 20 साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए इस पे आर्टिकल दिया हुआ है।
कि जून 2005 में इनेक्ट हुआ था और अक्टूबर से ही फोर्स में आ गया था। इम- ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जल्दी से देखिएगा आप। कोशिश करते हैं कि जल्दी से याद रखिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी चीज थी, तो एक्ट के थ्रू आया है ना, ये कानून के थ्रू आया है। ये भी आप किस तरीके की बॉडी हो गई, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखेंगे हम बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो इंडिया इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट कर लिया था। अब इसके बाद लेटर आरटीआई एक्ट 2005 रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया राइट टू इंफॉर्मेशन एज फंडामेंटल राइट। ये कैसा राइट है? फंडामेंटल राइट है। आरटीआई ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, वरना पहले तो नॉर्मल एक्ट की तरह था ना, लेकिन बाद में क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी जो है हैज डिक्लेयर्ड सेवरल नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज टू बी पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई। तो ये सीआईसी ने कहा कि भाई सब कुछ जो पब्लिक अथॉरिटी के तरह ही होंगे। तो आपने यहाँ पे इनका जवाब देना है कि कैसे क्या हो रहा है, चल रहा है। आरटीआई के अंडर में अब आप आ गए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की जाए, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू ओवरसी इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेस अपील रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी इस हिसाब से बना हुआ है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फ्रेमवर्क बना हुआ है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पीआईओ का ही है या फिर स्टेट पीआईओ का ही? क्लियर। अब राइट्स क्या क्या दिए गए, क्या क्या प्रोवाइड किए गए कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। तो ये एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, मतलब आप और मैं कोई भी जा सकते हैं और आरटीआई कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन कि क्या होगा नहीं होगा। इनफैक्ट यूपीएससी में कितनी सीट्स आएगी, बीपीएससी में कितनी आएगी, समझ रहे हैं? ये जो भी चीजें वहां पर क्लियर नहीं है, वो सब कुछ आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए नोटिफिकेशन में तो बताते नहीं है कितनी है। बाद में जो है कोई कोचिंग या आप हम में से कोई भी आके आरटीआई कर देता है, तो इन्फॉर्मेशन फिर पब्लिक हो जाती है। क्लियर। तो ये कोई भी कर सकता है, यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑब्लिगेशंस क्या है? टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो ये तो उनका काम है ना पब्लिक अथॉरिटीज का, कि टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू मिनिमाइज द नीड ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट। मतलब भाई आपको हर चीज जो है संभाल के रखनी है, और कल को अगर पूछा जाए तो उसका क्या है, आपको जवाब भी देना है। और कुछ चीज जो है पब्लिक कर देनी है, कि हर चीज के लिए आपके पास नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, आपको पहली पब्लिक कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। लिंक, आप लिंक पे जाएं, देख लें, व्हाट्सएप नंबर है, आप देख लें, आप तब कनेक्ट करना है करिए। तो जिनको लेना है वहीं पे पहले इन्फॉर्मेशन 90% रिवील हो गई। कुछ हल्की फुल्की बची तो बची, वरना जो यहाँ पे बैचेस देख ही रहे हैं, उनको लगेगा अरे इतनी वीडियोस तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, 300+ वीडियोस अपलोडेड है, और सर जो कंटिन्यूसली पढ़ाई रहे हैं, तो ओके वी कैन टेक द बैच, है ना। क्योंकि कभी कभी आता है कि हम थोड़ा ये डेमो ले लेंगे, ऑल दीज वीडियोस आर डेमो ओनली। तो ये सब चीज की जाती है। तो अब इसका काम क्या, रिकॉर्ड्स रखना, रिकॉर्ड्स को रखना, और कुछ वो क्या करना, सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना, वो जो मैं बात की, ताकि बार बार हर चीज के लिए रिक्वेस्ट ना आए कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट को भी वो पेंडिंग चीजें हो जाती हैं, हर चीज का आप उत्तर जवाब दे पाओ या ना दे पाओ। तो जितना आप कर सकते हो सर्टेन कैटेगरी में डिस्क्लोज प्रोएक्टिवली वो करते रहना चाहिए, बाकी चीजों को भी सेव करके रखना चाहिए। अब इसे आरटीआई कितनी सीट्स आएंगी, भाई यूपीएससी पहले ही बता दे इतनी सीट्स आएंगी, तो उस पर भी आरटीआई की नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो वो एडिशनल चीजें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेट। एप्लीकेबिलिटी, लाइक पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूडिंग ऑल अथॉरिटीज बॉडीज इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी जो है पब्लिक अथॉरिटीज होती है। और एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई कानून बना रहा है, या किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर के थ्रू कुछ आ रहा है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सब कुछ जो है अभी पब्लिक अथॉरिटी है। तो ये आपको बताना है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 में ऐसा है कि डिस्क्लोजर नहीं है, कब,
अफेक्ट सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। आप ये नहीं पूछ सकते कि सर राफेल डील थी तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उस राफेल रॉकेट में कितना एग्जैक्ट रेंज है, क्या है, कैसे गिराया जा सकता है। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। अफेक्ट रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इस फॉरेन स्टेट से रिलेशन खराब हो जाए तब भी नहीं। लीड्स टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इससे कोई ऑफेंस कर दे ये सुन के, वो भी नहीं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, तब भी नहीं। मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तब भी नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है इसका। तो वो सब आरटीआई में नहीं आएगा। एक्सप्रेशन फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट और लॉ, कि भाई किसी कानून के तहत या फिर ये बोल दिया गया है कि ये चीज पब्लिश नहीं होगी तो नहीं होगी। अभी कोई हम रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज में तो वो रिसर्च पेपर में जितना बताना है बताएंगे, और लेकिन अगर फॉरबिडन कर दिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो आप रिसर्च कर रहे हो उसमें आप लाखों पैसा जो है यहाँ पे खर्च कर रहे हो। ओके, इसके बाद वो आपके पास जो है, आप कुछ रिसर्च कर पा रहे हो, आप बोले पब्लिक डोमेन में डाल दो, ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो वो वहां पे हक होता है। कॉमर्शियली कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये ऑब्वियस सी बात है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को, चाहे कोई भी कोचिंग हो, विजन हो या कोई भी बड़ी कोचिंग हो, सर इनको बोलिए कि सारे वीडियोस अपने फ्री में डालते, नहीं डालेंगे क्योंकि वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी, उनने वीडियो बनाया आप सबके लिए। जैसे अभी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली डाल रहा हूँ कि चाह रहा हूँ कि आपका बेटरमेंट हो, लेकिन अब यू कांट से कि नहीं एज पर आरटीआई मुझे तो सारे के सारे चाहिए, ये चीजें नहीं होंगी। ये सारी चीजें जो है ना एग्जेम्प्ट है, इसलिए आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ मैं। कैबिनेट प्रेयर्स इम्पीड्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जिससे कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आए वो सब नहीं करना है। रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो है यहाँ पे ये नहीं करनी है। क्लियर? अब देखते हैं जस्टिस पीएन भगवती जी ने क्या कहा था। वेयर अ सोसाइटी हैज चूजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज इट्स क्रीडल फेथ, इट इज एलिमेंटरी दैट द सिटीजन ought टू नो व्हाट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग। तो भाई, अब डेमोक्रेसी अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको गवर्नमेंट क्या कर रही हो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? वही चीज है, सिग्निफिकेंस क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सिटीजन को पता होगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो ये इंपावर करेगा। फिर दूसरा जो है ट्रांसपेरेंसी, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो सेक्शन 4 में है, बाय गवर्नमेंट एजेंसी कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना कम जो है करप्शन होगा, है कि नहीं? अकाउंटेबिलिटी लगी गवर्नमेंट, हाँ देखो ऐसा कर रहे हैं, अरे इसमें इसने ढंग से नहीं किया है काम, है ना? तो फिर वो हो सकता है कि उस पर और बेहतरी करवाए। आज जैसे कि AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो गवर्नमेंट हर जगह कर देती है, हमें पता रहता है ना कि इतना पॉल्यूशन है ये है, तो अदरवाइज हर बार आरटीआई डालना पड़ता है। अब एक समझिए एग्जांपल, आरटीआई अब डालते हो, वो बताती 500 है, चलो ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट का भी तो आंख खुल जाता है, रे बाप रे 500 है आरटीआई, तो फिर चलो इस पे कुछ हम वर्क करते हैं। अब जो भी हो, कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले। तो वो सब जो चीजें हैं इसमें आती है। करप्शन को भी एक्सपोज करता है। was used to uncover the illegal allotment of apartments in others housing society, जो others हाउसिंग सोसाइटी में जो इलीगल अलॉटमेंट हुए थे, वो सबको भी क्या किया, आरटीआई ने एक्सपोज किया कि वो देना था। मानिए कि एक घर बनाया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें कि 10 मंजिल है, और वो देना है आपको किसको, आर्मी वालों को। एक एग्जांपल देते हैं, रेलवे हो, आर्मी हो, आर्मी वालों को देना है, स्पेशली उनको जिनके वहां पे डेथ हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए बनाया। अब ये सब जो है, ये आर्मी वाले हैं, ये आर्मी वाले, कल की आर्मी वाले, लेकिन पता चला ये कहीं और ही सेल हो गया है। जब आरटीआई लगाएंगे तो नाम वाम चेक करेगा, पूरा बैकग्राउंड चेक करेगा, पता चलेगा अरे ये तो यहाँ पे गलत है। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्शन लिया जा सकता है। इस तरीके से भी करप्शन जो है एक्सपोज करता है इसे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसका चैलेंजेस क्या क्या है, फंक्शनल इश्यूज हैं अपने, कि 7 आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर डिफंडेड बिटवीन 23 से 24 के बीच में। 9 कमीशन वर विदाउट अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। फिर इनऑर्डिनेट डिले, 14 कमिश्नर्स वुड टेक 1 ईयर और मोर टू डिस्पोज अ मैटर। तो ये सब अलग अलग जो है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। तो हर जगह जब देखते हैं ना इंडिया में बैकलॉग वगैरह ही हो जाता है, तो इससे अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया ये। इसके बाद जो हम देखेंगे न्यूज एंड सॉर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय के फिजिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, कि फिजिबल है या नहीं। क्योंकि ग्राम न्यायालय जो है आपका, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के हिसाब से आया,
Okay, ensures the opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic और अदर डिसेबिलिटी। इसके कारण जो है एक भी ऐसा इंसान ना रह जाए जिसे जस्टिस ना मिले, तो वो उस सोच के साथ ग्राम न्यायालय आया। अब जो ग्राम न्यायालय है वो स्टैब्लिश किया स्टेट और यूटी के द्वारा। इज मैंडेटरी और नॉट, ये हमें देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट ग्राम न्यायालय, मे कंस्टिट्यूट, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ गया? तो एक तो ये कंसर्न था, और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी फेसिंग लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट के लिए उतना पैसा नहीं है इनके पास, तो फिर इसके लिए कितना ही ला पाएंगे, वो एक चैलेंज है। उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता नहीं है, खर्चा ज्यादा रहता है, हमेशा जो है लोन से घिरे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले इन्हें अपना रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ाना है, तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। राइजिंग बर्डन, दे में एंड अप बर्डनिंग हायर कोर्ट विद अपील्स एंड रिट पिटिशन। बाद में वही होगा कि अपील होगी, रिट पिटिशन होगा, फिर से वही डबल डबल इशू। तो इसीलिए पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट की यार कितना काम का है ये। यहाँ पे देखा जाए ग्राम न्यायालय में स्टेब्लिश एट इंटरमीडिएट लेवल पंचायत और अ ग्रुप ऑफ कंटिजियस पंचायत स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट्स न्याय अधिकारी, जो न्याय अधिकारी है फ्रॉम ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से जो है न्याय अधिकारी हर एक ग्राम न्यायालय में होता है। ओके, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन तो ये किस तरीके का है ग्राम न्यायालय की मोबाइल कोर्ट की तरह है। आप कहीं भी चल दिए, जैसे कि आजकल आप देखते हैं ना चाइनीज वाले फूड वाले एक बस टाइप का लिए रहते हैं, कहीं भी मोबाइल हो गया, तो ये भी उसी तरीके से कि कहीं भी जा सकते हैं, अब वहीं पे बैठ के आप डिसीजन अपना ये ले या फिर रिकॉर्ड कर ले। तो विद बोथ क्रिमिनल एंड सिविल ज्यूरिडिक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें सिर्फ सिविल केसेस सेटल करता है या क्रिमिनल्स भी करता है? भाई दोनों करता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब सीधे पूछ देते हैं, तो वहां पे जो है फिर गलतियां होती हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे बाउंडेड नहीं है, ये सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोर्ट बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, जो कि अभी रिप्लेस हो गया भारतीय साक्ष्य अभियान से, ठीक है। बट बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस के द्वारा ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है यूपीएससी के। ओके, काफी फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ ग्राम न्यायालय, तो लगभग 2500 ग्राम न्यायालय बनाने का सोचा गया था, लेकिन जो लगभग सिर्फ 500 ही बना पाए, और 314 ही करंटली जो है ऑपरेशनल है इंडिया में, मतलब जिसपे वर्क हो रहा है। ओके, जिसपे जो है वर्क हो रहा है। इनिशिएटिव क्या है सपोर्ट करने का ग्राम न्यायालय को? ये जो है आपका ग्राम न्यायालय स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स टू सेटअप ग्राम न्यायालय। तो सेंट्रली स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कुछ पैसा दे रहा है सेंटर, कुछ दे रहा है स्टेट, मिलजुल के कर रहे हैं काम। ठीक है, बनाना वैसे स्टेट को था पर उतना पैसा नहीं था, तो बोला गवर्नमेंट, सेंटर ने बोला ठीक है भाई हम भी करते हैं मिलजुल के, चलो अब बना। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, ये सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप पे जो है हमने अभी रिसेंटली वैसे भी पॉलिटी में लेक्चर लिया है, जो आशा बैच और समर्थ बैच वाले हैं उन्हें पता होगा। तो अब इसलिए वहां पर सिटीजनशिप एक्ट क्या है उसके बारे में इन डेप्थ हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप आगे जैसे कि जो बैच ज्वाइन करते हैं समर 2.0, उनके लिए भी काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी रेडी है। तो आप जैसे ज्वाइन करेंगे आपको वहां पे वो एक्सेस भी मिल जाएगा। सेक्शन 6A is a special provision added through सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 6 से, एज पर आसाम अकॉर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ आसाम मूवमेंट। तो आसाम अकॉर्ड वगैरह भी जो हमने काफी अच्छे से पढ़ ही लिया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी और ये सब जो आए थे भारत के अंदर, है ना, इलीगल वे में 1965 के पहले, तो उन्हें तो भारतीय मान लिया। 65 से 97 के बीच वालों को बोला गया कि आप एज अ फॉरेनर अगले 10 साल तक रहें, उसके बाद आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और 1971 के बाद वाले जो है, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये है उसमें आसाम अकॉर्ड में जो लिखा हुआ है ना, उसी के बेस पे सिटीजनशिप एक्ट है। तो इट कन्फर्ड, अब ये देखिए भाई 66 71 यहाँ पे वो दिया हुआ है, तो जो अभी हमने रिसेंटली था पढ़ा हुआ, तो इसलिए दिमाग में था, आपको वैसे ही बता दिया। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो करेक्ट रहती है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी रिसर्च करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और रिसर्च क्या, कुछ नहीं है, आप देखिए, आप जाइए, आप किसी भी चीज के बारे में
गूगल पे जाइए, वहां पे आपको अलग अलग कोचिंग वेबसाइट्स भी होती है, वो भी इंफॉर्मेशन देती है। एनसीईआरटी है, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप बार बार चले गए वर्ल्ड बैंक के पास, वहां से कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लिए, आप डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो वो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो सब काफी इंपॉर्टेंट होती है, और वो करेक्ट डेटा होता है। इसलिए हम जब बोलते हैं ना करेक्ट डेटा है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से हम सब ये सब रिसर्च करके लाते हैं कि ठीक है, ये जो डिटेल्स है वो वैलिड है। ओके। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं, तो आप भी नोटिस करते होंगे कि विजन भी आखिरी में जो है इरेटा करके देता है और फिर अपने एरर्स को सही करता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आप सब भी कभी अगर ऐसा लगे कुछ मिस्टेक्स, आप फ्लैग कर सकते हो, है ना? ठीक है। तो ऑन लेजिस्लेचर कंपिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट, सेक्शन 6 है। ये क्या एंट्री 17 ऑफ लिस्ट वन यूनियन लिस्ट में आता है। सिटीजनशिप एक्ट की अगर बात की जाए, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रिस्क्राइब्स 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, है ना? 5 वे एक्वायर करने के होते हैं। 3 वे होता है छोड़ने का, टर्मिनेशन, रेनंसिएशन, ये सब जो आपको पढ़ाया हुआ है। बाकी लेने के क्या क्या है? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब कोई नया टेरिटरी अगर आपके पास आ गया, मान लीजिए पुडुचेरी नहीं था, वो इंडिया में अब आना चाह रहा है, तो उनको उसी डेट से क्या होगा, एक फरमान जारी होगा, वहां से बोल दिया जाएगा कि अब आप सब जो है भारत के नागरिक हैं। बर्थ से, जन्म से ही है तो है। डिसेंट है बाई रजिस्ट्रेशन, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 11 ईयर्स के लिए अलग लॉजिक्स हैं। 12 मंथ्स रहते हैं, ओसीआई के लिए अलग है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब जो चीजें हमने वैसे कवर अप की है। और ये सब अगर आप चाहेंगे कि भाई करंट अफेयर्स में करें, तो स्टैटिक पोर्शन है ना, ये सब करंट अफेयर्स में अब इंसान कवर करने लगे, तो फिर आप सोच लीजिए इस पे जो है सिटीजनशिप पे एक 55 मिनट्स का वीडियो लेक्चर प्रॉपर, जो हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ। अब आप सोचिए 55 सिर्फ एक ही है, तो कितने टॉपिक्स आ जाएंगे। एक पॉलिटी खत्म करने में 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मतलब का ही नहीं है। आपको वो अलग अलग चीज होनी चाहिए ना, स्टैटिक अलग होगा, अगर स्टैटिक अगर स्ट्रांग है तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज रिवीजन पर्पस के हिसाब से भी, कि 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, सब कुछ है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगा कि भाई जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो और अच्छे से वो माइंड में आपके बैठा रहे। ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। बाकी ये मार्च 2024 में भी सिटीजनशिप पे आर्टिकल आया हुआ था, तो वहां से भी आप देख सकते हैं विजन का। अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे जो है आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ इसके। आप बाकी रजिस्टर कर ले, तो आप वो हमारे बैच में प्रीलिम्स प्लस मेंस करंट अफेयर्स टेस्ट इसमें इनरोल हो जाएंगे। अब कहीं भटकना नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए कहाँ जाए, मेंस के लिए कहाँ जाए, क्या करें नहीं करें, ऐसा कुछ होगा नहीं ना, फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो आप अंदर से खुश रहेंगे, जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ओके। मतलब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, इतना पैसा खर्च करा दिया, ये किया है वो किया है, और तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फाइनेंशियल भी होता है, अब घर से दूर रहते हैं तो इमोशनली फ्लक्चुएशन से होते हैं, तो ये सब चीज से आप बच के रह पाएंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अब इंडिया जो है पोस्टल यूनियन में भाई काफी पुराना है। इंडिया जो है वन वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर है। तो ये आपका कहाँ पर है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये स्विट्जरलैंड, बर्न में। ओके। इंडिया जो है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर है। यूपीयू जो है ये आपका यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था पोस्टल यूनियन? 1874, बहुत पहले हुआ है, ट्रिटी ऑफ बर्न। ट्रिटी ऑफ बर्न, ये आपको याद रखना है। बाकी इंडिया भी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सेकेंड थर्ड, सीधे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, जो कि 170 साल से ज्यादा है इसका फॉर्मेशन का हो चुका है। ओके। ठीक है। बाकी इसका 150 साल हो गया आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 18 जो है 74 से जो आया है, 74 और 2024, 1.5 साल। तो ना हमारा वैसे है इससे भी पुराना, लेकिन इसके भी 1.5 साल हो गए, तो इसलिए ये न्यूज में है। आपको ये याद रखना होगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू, इस गवर्निंग कॉन्फ्रेंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वर्क ऑफ आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये कहाँ पे हुआ है इस बार? जो इसका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन समिट है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ये हर 4 साल पे होता है, सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में या फिर एशिया पैसिफिक में ये पहली बार हुआ है। ओके।
तो द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइंड इन पेरिस स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? ये साइंड इन पेरिस स्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ओके, फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ आईटीयू। आप बोल सकते हैं पहला अवतार यही था इसका, इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन। ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। ऑब्वियस ही बात है। अब पहले तो चिट्ठी ये सब चीजें थी ज्यादा, तो टेलीग्राफ और ये सब चीजें थी, बाद में टेलीकम्युनिकेशन की अलग अलग चीजें आ गई, साधन आ गए, तो उसको टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम से किया गया, है ना। फिर मेंबर जो है आपका 193 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पर जो है हमारा पॉलिटी का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है आएगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो वो भी हम अच्छे से बाद में कवर अप करेंगे। अब बैच ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे आपका मेंटरशिप मिल ही जाएगा। तो आप वो भी अगर पेमेंट कर देते हैं प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com पे मेल कर देते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के बाद 8982275931 पे, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देंगे सर हमने ये ज्वाइन कर लिया, कि मेंटरशिप और कैसा क्या है वो आप प्लीज बता दें। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएगी, और आपको टिल लास्ट मेंटरशिप मिलते रहेगी। दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू डायरेक्टली। ओके, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।